हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर। आज की कहानी एक मॉडर्न वांगशान ओमेगावर्स कहानी होने वाली है, जिसमें टॉप यानी अल्फा होगा लान वांगशी और ओमेगा होगा हमारा प्यारा विंग। तो चलिए फटाफट से इसे शुरू करते हैं। एक पूरी कांच के बनी बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पर एक ओमेगा आराम से अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था। तभी उसे जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, वी काका भागो वरना तो आपकी खैर नहीं। होयसांग इतनी जोर से चिल्लाते हुए आया कि विंग जो कॉफ़ी पी रहा था वो तो गिर ही गिरी, बाकी सारी कॉफ़ी उसके कपड़ों पर भी गिर गई। क्या हुआ, क्या बात है? वो शान जोर से चिल्लाया। होयसांग ने कहा, मैडम यू पागल हो गई है, आप तीनों की एक साथ शादी होने वाली है, भागो जल्दी भागो। वो शान तुरंत भागने लगा, बिल्डिंग से नीचे आया, उसके पीछे पीछे होयसांग भी भागा। वो शान दो तरफ देख रहा था, एक तरफ तो उसका घर था और दूसरी तरफ मतलब घर से भाग सकता था। वो इधर या उधर किधर भागो सोचने लगा। पीछे से होयसांग आया जो उससे टकराते टकराते बच गया। विंग ने कहा, कहाँ कहाँ जाना है? होयसांग ने कहा, कहाँ क्या मतलब, शादी करनी है तो घर की तरफ भागो, नहीं करनी है तो दूसरी तरफ भागो। वो शान ने कहा, क्या मतलब है? होयसांग ने कहा, मैडम यू पागल हो गई है, तीनों के लिए एक साथ दूल्हे देखे हैं और आप तीनों के दूल्हे आपके घर पर इंतजार कर रहे हैं। तो आप या तो घर की तरफ भागो या दूसरी तरफ भागो, कहाँ जाना चाहते हो? होशियार ने कहा, पता नहीं अब आंटी को भी क्या हो जाता है। होशियार ने कहा, शादी तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, बेहतर है मैं दूसरी तरफ भागूं। ये कहते हुए उसने आगे कदम बढ़ाए ही थे कि उसका फ़ोन बजने लगा। होयसांग ने कहा, अब तो आपको घर की तरफ ही जाना पड़ेगा। वुशियान ने कहा, ये नहीं हो सकता। ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन निकाला और उतनी ही तेज़ी से उसके कदम भी चल रहे थे। पर फ़ोन पे थी यान ली, जिसे मतलब कॉलर आईडी देखकर ही वुशियान के कदम वही थम गए। वुशियान ने कॉल पिक किया तो सामने से सिसकियों की आवाज़ आने लगी। शियान कहाँ पे हो? वुशियान ने कहा, क्या हुआ जीजे? इधर यान ली रोते हुए बोलने लगी, मुझे मुझे आने में देर हो जाएगी। माँ 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 ने हमारी शादी फिक्स कर दी है। उषा ने कहा, हाँ अभी अभी मुझे पता चला है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ, शिजे आप भी भाग जाओ। यानली ने कहा, नहीं मैं नहीं भाग सकती। उषा ने कहा, क्या मतलब? यानली ने कहा, उनमें से एक रूम जिशान भी है। आप अभी भी उस पिकॉक के पीछे पड़े हो? भूषान जोर से चिल्लाया। यानली ने कहा, आशियान प्लीज़। भूषान ने कहा, क्या? यानली ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ मैं जिसवान से शादी करना चाहती हूँ। उषा ने कहा, पर बाकी लोग कौन है? यानली ने कहा, कुछ लान फैमिली से है, लान सिचन और लान चिरेन। उषा ने कहा, वो गोटी बुढ़ाऊ, वो भी एक रूम में से है। यानली ने कहा, हाँ और जंक्शा पहले निकल चुका है। उषा ने कहा, इसकी तो खैर नहीं, आज तो जंक्शा या तो इसकी हड्डियाँ टूटेगी या वो बहुत बुरी तरह से पिटेगा। यानली ने कहा, प्लीज़ मैं नहीं चाहती वो जाकर जिशवान को चुने। उषा ने कहा, पर ये सब क्यों हो रहा है? यानली ने कहा, याद नहीं है, मॉम ने डेडलाइन दी थी। उषा ने कहा, मॉम और उनके बिजनेस के तरीके बहुत मुश्किल है। यानली ने कहा, जाओ ना, जाकर जिशवान को मेरे लिए रिजर्व कर दो, तुम घर के सबसे करीब हो, प्लीज़। ठीक है। भूषान बिल्कुल ऐसे सांस छोड़ते हुए बोला जैसे उसके बॉडी से उसकी सोल निकल रही हो। पर शीशे के आगे भूषान कुछ कर सकता है? तो वो वापस मुड़ गया। होयसांग ने कहा, क्या प्लान में चेंज? भूषान ने कहा, पीकॉक को रिजर्व करके रखना है। होयसांग ने कहा, मुझे पता ही था, चलो मैं बाइक लेकर आया हूँ, चलो चलते हैं। भूषान ने कहा, थैंक्स बडी। ये कहते हुए वो तुरंत होयसांग के बाइक पर बैठ गया और पीछे से होयसांग डबल सीट और भूषान ने अपने घर की तरफ गाड़ी भगा दी। इधर मैडम यू अपने तीनों होने वाले सन इन लॉज की खातिरदारी कर रही थी, जैसे बलि से पहले बकरे की खातिरदारी की जाती है। काइंड ऑफ ऐसी ही सिचुएशन थी, क्योंकि मैडम यू न सिर्फ
उन्हें अपने बच्चों की अच्छाइयाँ गिनवा रही थी। उन्हें बिजनेस प्रपोजल देते हुए ये भी कह रही थी कि इस बिजनेस से उन्हें कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये चारों अलायंस बन जाएंगे और फिर एक साथ ग्रो करेंगे। वैसे तो मैडम यू एक बहुत बढ़िया बिजनेस टाइकून थी, लेकिन उनका बिजनेस करने का तरीका नेक्स्ट लेवल था। उन्होंने अपने तीनों बिगड़े हुए बच्चों को रूलर की तरह सीधे करने का एक रामबाण इलाज ढूंढ लिया था। मैडम यू अपने तीनों बच्चों को लेकर जितनी ज़्यादा पॉजेसिव थी, उनसे जितना ज़्यादा प्यार करती थी, उतना ही ज़्यादा उन तीनों को लेकर परेशान थी। अपने तीनों बच्चों पर वो जान छिड़कती थी, जिनमें सबसे पहला नंबर था यानली का। वो तो मैडम यू की जिगर का टुकड़ा था, लेकिन यानली पिछले 5 सालों से जिन जिशुआन के साथ रिलेशनशिप में थी। दोनों एक साथ रह भी रहे थे, लेकिन शादी का नाम जैसे ही आता था, यानली और जिन जिशुआन ऐसे भाग जाते थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो तो भला हो जिन परिवार का, जिन्होंने अभी तक यानली को अपनी बहू मान के रखा हुआ था। सिर्फ वो ही नहीं, उसके दोनों भाई भी ऐसे ही है। इन्हें ये तो पता नहीं है कि इन्हें करना क्या है, पर ये ज़रूर पता है कि उन्हें किस चीज़ से एलर्जी है। जैसे कि ये तीनों ओमेगास शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। यानली करियर ओरिएंटेड थी, करियर फोकस्ड थी। जंक्षा के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे, उसे पता नहीं क्या करना था, वो सब कुछ ट्राई करना चाहता था। दूसरी तरफ विंग, उसकी तो किसी भी अल्फाज से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अल्फाज को तो वो अपनी जूते की नोक पे रखता था। ओमेगास के हक के लिए लड़ता था, जैसे उनका सेल्फ मेड लीडर हो। अब ऐसे में अपने तीनों बिगड़े हुए बच्चों को सही करने का मैडम यू के पास एक ही तरीका था। उन्होंने इन तीनों को डेडलाइन देके कहा कि अपने अपने पसंद के अल्फ़ा ढूंढ कर लाओ, वो भी मैडम यू को पसंद आने चाहिए। इन तीनों ने वो डेडलाइन मिस कर दी, इसलिए मैडम यू ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया कि इस डेट को तुम्हें ग्रूम्स देखने आ रहे हैं, और अगर सब कुछ सही रहा तो मैं तुम्हारी तुरंत वहीं पे शादी करा दूंगी। दैट्स इट। इन तीनों को लगा था कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल सिचुएशन है, मैडम यू तो हमेशा धमकियाँ देती ही रहती है। लेकिन आज जब उन्हें ये पता चला कि या तो शादी या तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा, और बस इतना ही नहीं, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी से भी बेदखल किया जाएगा, उनका घर से कोई रिलेशन नहीं होगा, ये सब सुनकर तो इन तीनों के होश ही उड़ गए। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो मैडम यू के खिलाफ जा सकते थे, वरना जिडियन के मार कौन खाएगा, क्योंकि मैडम यू को पता था उनके बच्चे जिडियन के अलावा और किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं। बस फिर क्या था, उन्होंने धमकी दे दी और उनके बच्चे फटाफट से काम पर लग गए। पर आज पहली बार विंग को पता चल रहा था कि यानली के दिल में जिन जिशुआन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। हेल, ये पहले क्यों नहीं पता चला? विंग बाइक भगाते हुए सोच रहा था, शिजी को पहले बताना चाहिए था। कहाँ मैं सोच रहा था, पीकॉक उनका बॉय टॉय है, उसके साथ खेलकर वो उसे किक कर देंगी, लेकिन वो तो उसके साथ घर बसाने का सपना देख रही है। आई स्वेयर, अगर इनके पीछे पीकॉक की तरह हुए ना, मैं तो उनको गोदी में भी नहीं लूंगा। पता नहीं उस पीकॉक में ऐसा क्या है जो दोनों भाई बहन उसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। शिजे का तो चलो समझ में आता है, वो दोनों क्लासमेट्स थे। जंक्षा ने पता नहीं उसमें कब और कैसे क्या देख लिया, जो वो शिजे की ब्रेकअप का वेट कर रहा है ताकि अगला नंबर उसका आए। पता नहीं वो इस वक्त कौन से स्पीड से भाग रहा होगा। विंग को ये भी पता नहीं था। हाँ, उसने जंक्षा को कॉल लगाने की कोशिश की, पर वो कॉल उठा नहीं रहा था। विंग उसे बहुत सारी गंदी गंदी वाली गालियाँ देते हुए अपनी बाइक तेज़ दौड़ा रहा था। बस वो चाहता था कि वो जंक्षा से पहले पहुंच जाए किसी भी तरीके से, ताकि वो मैडम से जाकर कहे कि जिन जिशुआन को यानली के लिए रिजर्व करके रख दो भाई, बाकी अल्फाज को वो आपस में बांट लेंगे, ठीक है। विंग गाड़ी तेज़ भगाते हुए बस पॉइंट पर, टाइम पर अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया, क्योंकि जंक्षा ऑलरेडी डोरबेल बजा रहा था। विंग वहां पहुंचकर जंक्षा को पीछे धक्का देकर आगे भागने लगा और तुरंत ही लिविंग रूम में आ गया। इधर मैडम यू अपने तीनों गेस्ट से आराम से बात कर रही थी। विंग दौड़कर वहां आया और बोला, मैं फर्स्ट हूँ। मैडम यू ने कहा, बहुत अच्छे, आओ यहाँ बैठो। विंग वापस से चिल्लाया, आपने सुना नहीं, मैं फर्स्ट हूँ। सो मैडम यू बड़े आराम से बोली। विंग ने कहा, तो सबसे पहले चुनने का हक मुझे मिलता है। तभी जंक्षा पीछे से दौड़ते हुए आया और सबसे पहले वी वुशियान को एक जोर से किक लगाते हुए बोला,
बट मैं पहले आया था, तुमने मुझे पीछे धक्का दे दिया। ये तीनों गेस्ट इन दोनों की बकवास सुन रहे थे, जो बिल्कुल बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे थे। तभी जिन जिशुआन ने गला साफ करते हुए कहा, मैडम यू, आई थिंक हमें आराम से बात करनी चाहिए। बाकी दोनों गेस्ट, जो लगभग दिखने में सिमिलर ही थे, उन्होंने वाइट कोट्स पहने हुए थे। वो दोनों बस ऑडियंस बने ये सारा तमाशा देख रहे थे। वैसे उनके चेहरे पर से मक्खी भी नहीं हिल रही थी, बस हाँ, हैंडसमनेस थी जो बस टपक रही थी, टप टप टप। बस उस पर किसी का ध्यान नहीं था। जंक्षा और विंग अपनी ही दुनिया में बिक्रिंग कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे कि सबसे पहले कौन अपना अल्फा चुनेगा। मैडम यू अपने गेस्ट के सामने अपनी इज्जत संभालने की कोशिश कर रही थी। जिन जिशुआन पहले से ही इस पूरे वातावरण से परिचित होने के कारण पूरे वातावरण को शांत करने की कोशिश कर रहा था। एक तरह से वो खुद भी यहाँ का होस्ट बन चुका था, क्योंकि इस वक्त उसकी हालत सबसे ज़्यादा गई गुजरी थी। एक तरफ से विंग उसे खींच रहा था, दूसरी तरफ से जंक्षा। विंग चिल्ला रहा था, मैं पहले आया था इसलिए मैं चुनूंगा। ये कहते हुए उसने जिशुआन को एक कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वही जंक्षा ने दूसरी तरफ का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, नहीं, मैं पहले आया था, तुमने मुझे की और वुशियान, याद रखना, अगर आज तुमने इसे चुन लिया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैडम यू बस इन दोनों का तमाशा देख रही थी। तभी यान ली आई, बिल्कुल तैयार होकर ब्राइड की तरह, और आते ही अपने दोनों भाइयों की तरफ देखकर कहा, आशियान, आचेंग, मैं कैसी लग रही हूँ? अब कहीं जाकर वुशियान और जंक्षा ने अपने सामने देखा अपनी शिजिए को, जो रेड रोब्स में और गोल्डन कलर्स के उन सारे गहनों में इतनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी कि वो दोनों भूल ही गए कि वो किस टॉपिक पर बहस कर रहे थे। वो दोनों अपनी शिजिए के पास गए, उसके गोल गोल चक्कर काटने लगे। यानली ने भी गोल घूमते हुए उन्हें दिखाया कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इधर आशियान अपनी बहन की नज़र उतारते हुए बोला, शिजिए, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो, सच में ये पीकॉक तो आपको डिज़र्व ही नहीं करता। जंक्षा भी अपनी बहन की तरफ देखकर बोला, शिजिए, सच में मुझे नहीं लगा था कि आप सच में शादी के लिए इतनी जल्दी मान जाओगे। क्या? वुशियान ने जंक्षा की तरफ देखकर पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम शिजिए को और पीकॉक को मिलाना चाहते थे? आचक ने कहा, हाँ नहीं तो क्या। वुशियान ने कहा, पर तुम तो यहाँ पीकॉक को चुनने के लिए आए थे ना? जंक्षा ने कहा, मैं और पीकॉक पागल हो गए हो क्या? वो तो शिजिए ने मुझे कॉल करके बताया था कि मैं उनके लिए पीकॉक को रिजर्व करके रखूं, इसलिए मैं भागा भागा चला आया। वुशियान ने कहा, यही तो शिजिए ने मुझे। अब वुशियान और जंक्षा दोनों भी एक साथ अपनी शिजिए की तरफ देखने लगे, जो बड़ी ही प्यारी सी मुस्कुराहट दे रही थी। लेकिन वो चालाक थी, वो भी अपनी माँ की तरह एक बिजनेस वूमन ही थी। बस हाँ, अपने दोनों भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो यानली ने अपने दोनों भाइयों के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, आचेंग, आशियान, आज हम तीनों की मैरिज है। याद है ना, हमने माँ से कहा था कि अगर हम 30 दिनों तक भी अपने लिए कोई अच्छा सा अल्फ़ा ढूंढ नहीं पाए तो हम उसी अल्फ़ा से शादी करेंगे जिससे माँ हमें करने को कहेगी। जंक्षा और वुशियान अब एक बार अपनी माँ को देखने लगे, फिर अपनी शिजिए को। इन दोनों ने मिलकर ये दोनों बेवकूफ़ गधों को ट्रिक किया था और ये बेवकूफ़ बन भी गए थे इतनी आसानी से। खैर चलो, इन्होंने डेडलाइन तो कंप्लीट नहीं की। वैसे इन्हें लगा था कि ये कोई छोटी मोटी सी बात होगी, वो वापस से भाग जाएंगे। लेकिन 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 मैडम यू ने तभी वहाँ पर प्रिस्ट को बुलाते हुए कहा, चलो जिन जिशुआन और यानली, तुम दोनों की शादी का टाइम हो गया है। मैडम जिन और जिन गुआंगशा आते ही होंगे। आशियान, आचेंग, तुरंत जाकर तैयार होकर आओ। इधर जंक्षा और वुशियान अभी भी कंफ्यूज थे। हाँ, शिजिए बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ तक कि जिन जिशुआन भी इन दोनों के इतनी कपड़े फाड़ लड़ाई के बाद भी अच्छा ही दिख रहा था। पीकॉक जो ठहरा कलरफुल है, अच्छा ही दिखेगा, वैसे भी गोल्डन कलर इस पर अच्छा ही लगता है, जंक्षा वुशियान से कह रहा था। दोनों अब अपने अपने रूम्स की तरफ जा रहे थे तैयार होने के लिए शिजिए की मैरिज जो थी। खैर,
वो दोनों तो अपने रूम में चले गए। इधर मैडम यू अपने गेस्ट की तरफ देखते हुए बोली, माफ़ कीजिएगा, मेरे दोनों बच्चे थोड़े से शरारती है, पर हाँ ये दिल के बिल्कुल साफ़ है। दोनों लांस ने इस पर बस नोट किया। इधर जंक्षा और वूशान जैसे ही अपने कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा वहाँ पर एक रेड हानफू रखा हुआ है। वूशान ने दांत पीसते हुए तुरंत जाकर अपना कबर्ड खोला, देखा वहाँ पर उसके कोई भी हानफू, कोई भी रोप्स नहीं रखे हुए हैं। सेम चीज़ जंक्षा के साथ भी हो रही थी, पर उसे याद आया नीचे गेस्ट थे, शिजे की शादी होने वाली है, पूरी जिन फैमिली आने वाली है, लान परिवार से भी कोई तो है। हाँ चलो शिजे की शादी निपटा देते हैं, उसके बाद बाकी की चीज़ें देख लेंगे। ये सोचकर जंक्षा शांत रहा। तभी उसे चिल्लाने की आवाज़ आई, माँ हमारे कपड़े कहाँ रखे हुए हैं। ये कोई और नहीं, वो श्यान था, जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता घर में कौन है कौन नहीं है, उसे जो चाहिए वो चाहिए। और अभी वो रेड हानफू पहनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, इसलिए चिल्लाया जा रहा था। इधर मैडम यू ने होएसांग को बता दिया, जाकर वूशान को बता दो कि वही कपड़े पहनकर बाहर चला आए, उसे कोई और कपड़े नहीं मिलने वाले। होएसांग भी तुरंत रिपोर्टर की तरह जाकर वूशान के सामने प्रकट हो गया। इधर वूशान ने होएसांग से चिल्लाते हुए कहा, जाकर कह दो माँ से मैं कोई कपड़े नहीं पहनने वाला, मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। होएसांग चुपचाप फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ गया, मैडम यू को संदेश देने, जो कि उनके पास पहले से ही पहुंच चुका था। मैडम यू ने होएसांग की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ वूशान को रेड हानफू पहना कर नीचे लेकर आओ। होएसांग मैडम यू की मुस्कुराहट के पीछे के ऐसे तलवार को समझ पाया, देख पाया, इसलिए चुपचाप वूशान के पास चला गया उसे मनाने। इधर वूशान इतना ज़्यादा गुस्से में था कि उसे कोई परवाह नहीं थी। उसके कमरे से तोड़फोड़ की आवाज़ें आने लगी। इधर जंक्षा पूरी तरह से रेडी होके रेड हानफू में वूशान के दरवाजे पर जाकर पहुंचा। उसने नॉक किया एज़ यूजुअल, मतलब जो उसके नॉक करने का तरीका था 2-3 बार, वो उसने नॉक किया तो वूशान अंदर से ही चिल्लाया, जंक्षा मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये रेड हानफू नहीं पहनने वाला, पता है इस पर वेल भी है। उसने धड़ाम से दरवाज़ा खोला और सामने देखा जंक्षा वेल पहनकर उसके सामने खड़ा हुआ है। वूशान एक पल के लिए फ्रीज हो गया, ब्लैंक हो गया, समझ ही नहीं पाया क्या करना है, हंसना है या गुस्सा करना है। उसे अपना वेल देखकर गुस्सा आ रहा था और जंक्षा का वेल देखकर हंसी आ रही थी। इवेंचुअली उसका गुस्सा जो पहले से ही चल रहा था, उस पर उसकी हंसी ओवरशैडो कर गई और वो पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने लगा। जंक्षा पागल हो गए हो क्या, तुमने वेल पहन रखी है क्या, तुम्हारी शादी होने वाली है, देखो मेरे पास भी वेल है। वो फिर से फ्रीज हो गया और जंक्षा की तरफ देखकर कहने लगा, क्या हमारी सच में शादी होने वाली है। जंक्षा ने बस सर हिलाया। वूशान ने कहा, जंक्षा तुम सच में शादी करने वाले हो। जंक्षा ने फिर से नोट किया। वूशान ने कहा, तुमने अपने अल्फा को देखा भी है। जंक्षा ने सर हिलाकर मना कर दिया। पता नहीं वो कौन सा गोटी वाला लान है, कहते हुए वूशान पैर पटकते हुए अपने रूम में चला गया, रोब्स पहने और बाहर आया बिना वेल पहने हुए। और वो पैर पटकते हुए नीचे आकर मैडम यू के सामने ऐसे खड़ा हुआ जैसे कोई शरारती बच्चा जाकर अपने मतलब कल्प्रिट के सामने खड़ा होता हो जिसने उसके साथ शरारत की हो। वूशान मैडम यू के सामने खड़ा होकर बोला, मैं ये वेल नहीं पहनने वाला। उसने वो वेल हाथ में रखी हुई थी। मैडम यू ने कहा, कोई बात नहीं, लान फैमिली का रूल है कि उनकी ब्राइड को वेल पहननी ही होती है। वूशान ने कहा, मैं कोई ब्राइड नहीं बनने वाला, मैं तो ग्रूम बनूंगा, इसलिए मैं वेल नहीं पहनूंगा। कोई बात नहीं, ज़माना बदल गया है। तभी पीछे से बड़ी सॉफ्ट सी आवाज़ आई। वूशान और सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ जंक्षा दोनों अब उस आवाज़ के सोर्स की तरफ देखने लगे। वूशान ने बड़ा ही खूबसूरत हैंडसम सा लड़का देखा और मतलब देखने लगा, उसे एग्जामिन करने लगा। इधर जंक्षा की नज़रें भी उस पर्सन से मिली जो अभी इस वक्त जंक्षा की तरफ ही देख रहा था। तभी उस पर्सन के पीछे से एक सख्त आवाज़ आई। रूल्स निभाने के लिए बने होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, इसलिए सारे रूल्स फॉलो होंगे। बस फिर क्या था,
वुशियान का माथा फिर से ठनका। उसने कहा, गोटी, तुम्हें वेडिंग नाइट पे न तुम्हारी दाढ़ी नहीं काट दी ना, तो मेरा मेरा नाम बदल देना। वुशियान ने लान सिचन को जोर से धक्का दिया और वो उस दाढ़ी वाले लान चेरेन के सामने खड़ा होने के बारे में सोचने लगा, लेकिन लान सिचन थोड़े से हड़बड़ा गए इस अचानक के अटैक से और उन्हें संभालने के लिए जंक्षा भी पहुंच ही गया। इधर उन दोनों की नजरें मिली और मैडम यू ने ये फिक्स कर दिया कि ये जोड़ी होने वाली है। इधर वुशियान जो लान चेरेन से भिड़ने के लिए गया था, उसने देखा ये तो लान चेरेन नहीं है, ये कौन है? मैडम यू, कैसी है आप? तभी दूसरी तरफ से मैडम जिन की आवाज़ आई, जिससे ये जो कुछ भी तमाशा यहाँ चल रहा था वो शांत हो गया और सभी लोग गेस्ट की तरफ देखने लगे जिन फैमिली आई हुई थी। और वुशियान की बातें उसके दिमाग में ही रह गई कि उसे जो कुछ भी बोलना था वो शांत हो गया। और इधर जिन फैमिली का स्वागत हुआ, लान फैमिली से कोई नहीं था। लान चेरेन की शायद तबीयत ख़राब थी या वो इस बिज़नेस प्रपोजल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, इसलिए यहाँ नहीं आए। सो जिन फैमिली के सामने जियांग यानली और जिन शिशुआन की मैरिज हो गई। इधर यानली की मैरिज होते ही जंक्षा अपने आप ही लान सिचन को लेकर मैडम यू के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, सेकंड नंबर हमारा है। मैडम यू ने इस बात पर मुस्कुरा दिया। लान सिचन भी हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, अच्छी बात है, मैं बड़ा भाई हूँ। इधर वुशियान जो अपने शिजिए के मैरिज से इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहा था, उसे याद आया, मैरिज, जंक्षा मैरिज कर रहा है, इसका मतलब उसकी भी मैरिज होगी। उसने अपने अल्फा की तरफ देखने की कोशिश की जो इस भीड़ में कहीं दूर जाकर खड़ा हुआ था, उसके पास भी खड़ा नहीं था। वो जाकर उससे पूछना चाहता था कि भाई तुम हो कौन, तुम्हें पहले कभी देखा नहीं है, पर इतना सब बोलने का उसे मौका ही नहीं मिला। तब तक तो जंक्षा की मैरिज सेरेमनी शुरू हो गई। जंक्षा भी पोज लेने लगा हेवन और अर्थ के सामने, मैडम यू के सामने, एंसेस्टर के सामने और फिर आपस में, और फिर उनकी भी शादी हो गई। वुशियान को पता तक नहीं चला कि इसकी शादी में भी इमोशनल होना है। वैसे भी वो होने तो नहीं वाला था, लेकिन चलो खैर। इधर यानली और जिन शिशुआन खुश थे, जिन फैमिली खुशियाँ मना रही थी। इधर लान सिचन और जंक्षा भी खुश थे। तभी मैडम यू ने कहा, वुशियान अब तुम सामने आओ। वुशियान अपनी तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं? मैडम यू ने कहा, हाँ सामने आओ। हंगवांगजुन आप भी आइए। वुशियान की आंखें तुरंत बड़ी बड़ी हो गई, जैसे उसकी आंखों से उसका दिमाग निकल कर बाहर आ जाएगा। वैसे हमेशा तो मुंह से आता है, इस बार आंखों से आ जाएगा। उसने कहा, हंगवांगजुन, ये हंगवांगजुन है, मेरी शादी हंगवांगजुन से होने वाली है। उसने हुएसांग की तरफ देखकर कहा, हुएसांग। हुएसांग ने कहा, ये हंगवांगजुन है। वुशियान ने भी हुएसांग की तरफ देखा और फिर अपने अल्फा की तरफ देखकर कहा, ये हंगवांगजुन है, द बिजनेस टाइकून, माफिया, जो लान फैमिली के आड़ में अंडरकवर रहकर माफिया का काम करता है, वो हंगवांगजुन, जो इतने टाइम से यहीं पर था। और वुशियान ने आज तक इस आदमी को कितनी सारी गालियाँ बकी होगी, वुशियान इसका हिसाब तक नहीं रख पा रहा था। उसने खुलेआम कहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहीं बिजनेस मीटिंग में, पता नहीं कितनी बार इस आदमी के बारे में बोला होगा कि ये कितना, मतलब इसने कम्युनिटी का नाम खराब करके रखा है, कल्टिवेटर्स का नाम खराब करके रखा है, ये माफिया है, फलाना ढिमका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी वुशियान को वो सारी चीज़ें याद आ रही थी और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी, पैर कांप रहे थे, जान हलक में आ गई थी कि इस आदमी से वुशियान ने आज तक पंगा लेके रखा है। खैर, वुशियान चुपचाप मैडम यू के सामने आकर खड़ा हुआ। मरना ही है, कटना ही है, तो चलो शान से मरते हैं। एक बार उसने सच्चाई अपने मुंह पर लाने की कोशिश तो की, बाकियों में तो इतनी भी हिम्मत नहीं है। ये सोचकर गहरी सांस लेकर वुशियान मैडम यू के सामने आकर खड़ा हुआ। हंगवांगजुन भी उसके बगल में आकर खड़ा हुआ। इस वक्त वुशियान को अपने हाथ भी कांपते हुए दिखाई दे रहे थे, जिनके साथ हंगवांगजुन के हाथ टाई किए जाने थे एक रेड सिल्क थ्रेड से। वुशियान चुपचाप अपने दिल पे पत्थर रखे, आंखें बंद करके
चुपचाप खड़ा हुआ था और हांग वनजुन वोज ले रहा था। जैसे जैसे प्रिस्ट कह रहे थे हांग वनजुन फॉलो कर रहा था और वुशियान को बार बार होएसांग याद दिला रहा था, वुशियान वो करो, वुशियान वो कर रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त कितने ब्लास्ट हो रहे थे पता नहीं। उस सब दंगा फसाद के बीच में उसकी मैरिज हो गई, वो गाड़ी में बैठा, उसकी विदाई हो गई, वो लान मेंशन पहुंचा। वुशियान को कुछ खबर नहीं थी क्योंकि वो पूरे रास्ते बस कांप रहा था। उसे याद आ रहा था उसका एक एक इंटरव्यू, एक एक बात जो उसने पब्लिकली कही थी। कहे भी क्यों ना, वो एक रिपोर्टर जो था, एंकर था, उसे ऑन कैमरा, ऑन टीवी माफिया की बेइज्जती करनी पड़ती थी। वो उसके जॉब का हिस्सा था, वो उसका सुपर टॉपिक था। मतलब जब भी कभी विंग, मतलब उसका ऑन कैमरा नाम विंग था, विंग हांग वनजुन के बारे में बातें करता था, उसके न्यूज़ के रैंकिंग ताबड़तोड़ जाते थे, टीआरपी क्लैश कर जाते थे। विंग बोलता ही इस लहजे में था कि उसे कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता और उसकी ये बातें हांग वनजुन तक पहुंची नहीं होगी, उसने विंग को सुना नहीं होगा। ये तो डे ड्रीम ही हुआ, मतलब वो ऐसा हो ही नहीं सकता। विंग को खुद यकीन था एक दिन अगर वो हांग वनजुन के सामने आया ना तो वो तो जान से जाएगा। उसे क्या पता था कि वो सच में हांग वनजुन से शादी करेगा। जब तक कि वो इस सदमे से उभर रहा था तब तक वो लान मेंशन पहुंच चुका था। उसके गाड़ी के आगे जंगशा की गाड़ी चल रही थी लान सीचेन के साथ। लांस हांग वनजुन लान है। वुशियान समझने की कोशिश कर रहा था। मोस्ट प्रेस्टिजियस फैमिली का बंदा माफिया है, मोस्ट टेरर वन। ये उसे हजम नहीं हो रहा था। आज तक उसने सोचा था कि माफिया मतलब हांग वनजुन वेंस में से कोई होगा क्योंकि उसका चेहरा पब्लिकली कहीं भी नहीं था। किसी ने भी हांग वनजुन को देखा नहीं था, बस उसका नाम था, उसके काम थे और उसका ऑरा था जिससे सब लोग डरते थे। पिछले 20 साल से इस बंदे ने माफिया वर्ल्ड में धमाका करके रखा था, दबंगई मचा के रखी थी। और वो शियान जो 4 साल से न्यूज़ एंकरिंग कर रहा था, वो पिछले 4 साल से हांग वनजुन के दम पर ही टिका हुआ था, मतलब ग्रो कर रहा था। जंगशा भी लगभग उसी उम्र का था और उसने तो हांग वनजुन के बड़े भाई से शादी की थी जो उससे 1 साल बड़ा था, दिखने में ट्विंस लगते थे। और अभी तक भी विंग ने ठीक से हांग वनजुन का चेहरा देखा नहीं था, उसका ऑरा ही उसके लिए काफ़ी था, मतलब उसके एग्जिस्टेंस को तार तार करके रखने के लिए हांग वनजुन का ऑरा ही काफ़ी था। और विंग बस उसके साइड में एक कोने में बैठा हुआ कार में सोच रहा था कि उसने हांग वनजुन से शादी कर रखी है। जैसे ही वो कार से उतरे, हर कदम के साथ, हर बीतते पल के साथ विंग सोच रहा था उसकी मौत कैसे आएगी। या तो यह हांग वनजुन उसे गोली से मार देगा, उसे सूली चढ़ा देगा, फांसी पर लटका देगा, या उसके बोटी 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 करके कुत्तों को खिलाएगा, या इसने कुछ ऐसा पाल रखा होगा कि अजीब सा कोई प्राणी जो वुशियान के टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसे नोच खाएगा, इसे चील कौओं को खिलाएगा। वुशियान अपने मौत की हर संभव प्रेडिक्शन सोचने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही वो लान मेंशन में पहुंच चुके थे, घर के अंदर, जहां पर उन्हें वेलकम करने के लिए सिर्फ नौकर थे जो 2 लाइनों में, 2 कतारों में लगे हुए इन सबको वेलकम कर रहे थे, वो कर रहे थे। इधर जंगशा बड़े ही नॉर्मली आगे बढ़ रहा था और लान सीचेन भी मुस्कुराते हुए सभी को इंट्रोडक्शन दे रहे थे कि ये जंगशा है, ये मेरा ओमेगा है और आपको इसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देनी है जितनी आप मुझे देते हो। वो सब लोग वो करके जंगशा को वेलकम कर रहे थे। इधर विंग के तो होश ही ठिकाने पर नहीं थे, वो बस एक बुत की तरह चल रहा था। हांग वनजुन बस चुपचाप आगे बढ़ता चला गया, विंग को पीछे छोड़कर। इधर लान सीचेन ने जैसे तैसे विंग का भी इंट्रोडक्शन कर दिया। इधर
लान सीजन को तो जैसे अपने रूम में जाने की जल्दी थी, झांशा को भी कोई कम जल्दी नहीं थी, तो वो दोनों फटाफट से इंट्रोडक्शन करके चले गए। इधर वूशान इन सब के बीच में सोचने लगा कि अब क्या करना है। क्या क्या वो यहाँ से भाग जाए? पर उसने आते हुए इतनी सारी सिक्योरिटी को देखा था, तो वो भाग तो नहीं सकता। तो वो अपनी डेथ की तरफ खुद से चल कर जाए, या किसी से कह दे कि उसकी तबीयत खराब है, कल मारे। पर ये सारे लोग मुस्कुराते हुए कह रहे थे, ओमेगा वी, कोई सीनियर भी कह रहा था, कोई जिनबे भी कह रहा था, कोई ओमेगा भी कह रहा था, और वो सभी उसे रास्ता दिखा रहे थे। बेचारा विंग मन ही मन सोच रहा था, कितने मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि मुझे फूलों की चादर पर ले जाने के लिए कह रहे हैं, जैसे वहाँ जाकर मुझ पर फूल ही बरसेंगे, जैसे कि वहाँ जाकर मेरा अल्फ़ा मुझसे कहेगा, ओमेगा तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं, तुम्हारी आवाज़ कितनी सुरीली है। या वहाँ जाकर वो धाएं 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 सीधा 3 गोलियां मेरे अंदर दाग देगा। विंग के बदन पर सरसराहट दौड़ रही थी, वो मरने जा रहा है। उसे ये लान मैंशन जो पूरी तरह से सफ़ेद रंग में रंगा हुआ है, वो खूनी दीवारों से सना दिखने लगा, जिसकी दीवारें खून से सनी हुई है। वो सारे नौकर चाकर जो उसे रास्ता दिखा रहे थे, वो उसे किसी ज़ोंबीज़ की तरह लग रहे थे, किसी ऐसे खूनी पापी आत्मा की तरह दिख रहे थे जो अभी उसकी रूह नोच लेंगे। सामने हंगवनचुन उसे एक किसी थ्रोन पर बैठा हुआ कोई ड्रैकुला सा लग रहा था, जो अभी जाकर उसकी जान ले लेगा। पर विंग फिर भी आगे बढ़ रहा था। एक जो उनकी केयरटेकर थी, काफ़ी बूढ़ी लेडी थी, वो विंग को ले जाकर एक कमरे में पूरी तरह से सफ़ेद चादर पर बिठाते हुए बोली, बेटा आप यहाँ रेस्ट करो, हंगवनचुन आते ही होंगे। विंग के दिमाग में बस एक बजर चल रहा था, हंगवनचुन आते ही होंगे, हंगवनचुन आते ही होंगे। वो लेडी जो बड़े प्यार से मुस्कुरा रही थी, विंग को एक क्रीपी सी हंसी सुनाई दे रही थी। हंगवनचुन आते ही होंगे, तुम्हें तुम्हें नोच खाने, तुम्हारी जान लेने, तैयार हो जाओ वूशान, आज आज तुम नहीं बचने वाले। वो लेडी वूशान को प्यार से समझा रही थी, बेटा परेशान नहीं होते, इतना टेंशन नहीं लेते, हंगवनचुन बहुत अच्छे हैं। विंग को सुनाई दे रहा था, हंगवनचुन वो किसी को नहीं छोड़ते, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो लड़ी कह रही थी, मैंने ज़रूरत का सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। विंग को सुनाई दे रहा था, हाँ तैयारी तो पूरी कर ली है। विंग अपने आसपास देखने लगा, वहाँ पर इंजेक्शन, कुछ पिल्स और पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था। उसकी नज़रें बस उस इंजेक्शन को जूम करते हुए देख रही थी। वेडिंग नाइट पर इंजेक्शन की क्या ज़रूरत होती है, कहीं वो विंग को बेहोश तो नहीं करवाने वाला। विंग बेचारा, उसे उसके परिवार को तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। विंग किसी तरह से अपने सारे भगवानों को याद करते हुए बस वहाँ पर बैठा हुआ था। वो एल्डर लेडी तो विंग को समझा बुझा कर वहाँ से चली गई, और विंग इंतज़ार करने लगा अपनी डेथ का। पता नहीं वो कौन सा चेहरा लेकर आएगी। चेहरा, उसने हंगवनचुन का चेहरा तो देखा ही नहीं, उसे याद ही नहीं है कि उसका हस्बैंड दिखता कैसा है। अगर उसके हस्बैंड की जगह यहाँ पर कोई और आ गया, मतलब उसने किसी गनमैन को भेज दिया, तो विंग सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। हाँ, इस इंजेक्शन का वो इस्तेमाल कर सकता है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। पर तभी बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई, और विंग सोचने लगा, यहाँ पर उसका हस्बैंड हो सकता है, या कोई शार्प शूटर, कोई किलर, कोई स्नाइपर। नहीं, स्नाइपर तो दूर से होता है। हाँ, को पता नहीं कौन है। तभी वो पर्सन सामने आया, और विंग ने पहली बार अपने हस्बैंड को देखा गौर से।
अच्छा है, हंगवनजुन अच्छा दिखता है वैसे, ये डिज़र्व नहीं करता इतनी इतनी बकवास। विंग सोचने लगा जो कुछ भी उसने कहा था। खैर, वो हंगवनजुन चलकर विंग के पास आया, बेड पर बैठ गया। इधर जैसे ही वो बेड पर बैठा, विंग का उछलकर भागने का मन कर रहा था, पर वो कर नहीं सकता था। आखिरकार सडन मैरिज ही सही, बट उसके भी कुछ एटिकेट्स होते हैं, वेडिंग नाइट के कुछ एटिकेट्स होते हैं। तो विंग बैठा रहा। इधर हंगवनजुन ने विंग के चेहरे पर जो वेल थी उसे वेल के बाहर से देखते हुए कहा, वेल तुम पर अच्छी लग रही है। विंग ने कहा, क्या खड़ूस पर्सन है, मेरा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, उस पर वेल अच्छी लग रही है। कैसे मैं पसंद नहीं हूँ, कैसे ये लगता है कि मैं बदसूरत हूँ। विंग सोचने लगा। फिर अचानक से उसे ख्याल आया, ये माफिया है, ये मुझे मार भी सकता है। फिर अगले ही पल उसका वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो ईगो वापस से जाग गया। मारना है तो क्या हुआ, इंसल्ट करके नहीं मार सकता। विंग वेल के अंदर से उस सामने वाले बंदे को घूरने लगा जिसने अभी अभी उसके साथ पोज ली थी, जिंदगी भर और जिंदगी के बाद भी जीने मरने की वगैरह वगैरह कस्में खाई थी, पर अभी वो उसकी इंसल्ट कर रहा है। विंग एक झटके में अपनी वेल हटाकर उस सामने वाले पर्सन की तरफ ऐसे उंगली से पॉइंट करके कहना चाहता था, ओ मिस्टर, माइंड योर ऑन बिजनेस। मारना है तो मारो, इंसल्ट करके मारने की ज़रूरत नहीं है। पर वो इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर ही रहा था, तब तक तो उसके चेहरे की वेल हट गई और विंग उस आंखों को घूरता ही रह गया सामने वाले, और 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 घूरता ही रह गया। तभी उस पर्सन ने कहा, पर तुम्हारी आंखें इस वेल से नहीं दिखती, जो कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। विंग उस पर्सन को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए सोच रहा था, ये मेरी तारीफ है या इंसल्ट है। उस आदमी ने आगे कहा, खासकर जब तुम डरते हो या कंफ्यूज होते हो, बहुत अच्छे लगते हो। विंग अब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होने लगा था कि ये सब चल क्या रहा है। तभी वो पर्सन आगे झुकने लगा और विंग सोचने लगा, कहीं कहीं मुझे काटने तो नहीं वाला। पर उसने झुककर विंग की चिन को पकड़ा और उसके होठों पर होठ रख दिए। विंग सोचने लगा, कहीं कहीं इसके होठों पर जहर तो नहीं लगा, ये मुझे किस करके मार डालना चाहता है। विंग को अभी भी कंफ्यूज और स्पेस्ड आउट देखकर उसके हस्बैंड हंगवनजुन ने उसके होठों पर हल्के से बाइट किया, तो विंग के मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, जिससे हंगवनजुन और भी आगे बढ़ा और विंग को और भी पैशनेटली किस करने लगा। विंग सोचने लगा, क्या ये मुझे किस कर रहा है, क्या ये मुझे मारने से पहले मुझे यूज़ करना चाहता है। माफियाज ऐसे ही होते हैं, मैंने सही सोचा था, विंग सोचने लगा। इधर हंगवनजुन उसका वेल निकाल के, रोप्स खोल के, बेल्ट खोल के विंग के बॉडी पर हाथ घुमा रहा था और विंग सोच रहा था, हाँ, ये मुझे यूज़ करेगा, फिर मुझे मार डालेगा और फिर मेरी लाश को कहीं दफना देगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा मेरे साथ क्या हुआ। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि इसने मेरा सच में मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज़्यादा तेज़ निकला। तभी विंग ज़ोर से चिल्लाया और तब जाकर उसे समझ आया कि उसके पैर उठे हुए हैं, ये सामने वाला पर्सन उसके पैरों के बीच में है, उसके ऊपर झुका हुआ है और उसके नेक पर कुछ तो कर रहा है। क्या कर रहा है? तभी उसके नेक पर भी जोर से बाइट हुआ और विंग चिल्ला उठा। पर उसके चिल्लाने पर भी इस मुस्टंडे आदमी पर कोई भी असर नहीं हुआ। बेचारा विंग तड़प रहा था, चिल्ला रहा था, वो पेन अनबेयरेबल था, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और विंग प्लेजर छोड़ो, उसका कन्फ्यूजन ही ख़त्म नहीं हो रहा था। वो तो सोच रहा था कि
क्या ये मेरा खून पीना चाहता है? क्या ये मुझे 1/1000 के स्टेप से मारना चाहता है? हाँ, इस सब के बीच में उसके मुंह से लगातार आवाज़ें निकल रही थी, वो अलग बात है, पर दिमाग तो कहीं और था, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो विंग ऐसे ही सोच रहा था, तभी उसे वापस से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ, ऐसे जैसे उसकी आंतड़ियाँ टूट रही हो, कोई उसे तोड़ रहा हो खींच कर। तो विंग वापस से चिल्लाया और फिर ये अल्फा उसके ऊपर सो गया। और तब जाकर विंग को पता चला कि इसने इसने नॉटिंग कर दी है और मार्क भी कर दिया है। क्यों? अगर ये मुझे मारना चाहता है तो क्यों कर रहा है? बस ये सोचते सोचते, मतलब जिस तरह से अल्फा विंग के ऊपर सोया हुआ था और विंग जिस इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरा हुआ था, उसके बाद ये आधे घंटे की नॉटिंग ये तो बहुत ज़्यादा होने वाली थी विंग के लिए। तो फिर क्या था, वो सो गया। अगली सुबह उठा, वहाँ पर अल्फा नहीं था। विंग ने सोचा कि इसने मुझे अबैंडन कर दिया है या फिर ये कुछ हथियार लेने के लिए गया है मुझे मारने के लिए। हाँ, उसने उठने की कोशिश की, दर्द हो रहा था, बट ठीक है, वो उसे सह सकता था। तो वो गया वॉशरूम में, क्योंकि नेचर कॉलिंग। तो फ्रेश हुआ, वापस आया, देखा उसका अल्फा वहाँ पर नहीं है। तो फिर नहाया, फिर नीचे आया, देखा लांसिचेन जंगशा साथ में शर्मा रहे हैं, एक दूसरे से इशारों में बातें कर रहे हैं। बेचारा कंफ्यूज्ड विंग उनके बगल में आकर बैठ गया। जंगशा ने कहा, तुम ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ, अब तक तो जिंदा हूँ। लांसिचेन ने कंफ्यूज होकर पूछा, मिस्टर वी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? विंग ने कहा, मुझे मिस्टर मत कहिए, आप मुझे आशियान कह सकते हैं। तो लांसिचेन ने कहा, आशियान? तुम ये क्या बोल रहे हो? तो विंग ने कहा, आपका भाई, वो तो माफिया है ना, वो तो मुझे मारना चाहता है ना। जंगशा खाते खाते रुक गया और विंग के दिमाग के घोड़े जिस तरफ दौड़ रहे हैं, वो उनका पता ठिकाना लगाने की कोशिश करने लगा। इधर लांसिचेन हल्के से कफ करते हुए बोले, आशियान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो विंग ने कहा, क्योंकि मैंने उसकी बहुत सारी बेइज्जती की है। लांसिचेन ने कहा, क्यों, क्या हुआ? आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ? विंग ने कहा, नहीं, वो मैं न्यूज़ देता हूँ ना टीवी पे। लांसिचेन ने कहा, अच्छा, कौन सी न्यूज़? विंग सोचने लगा, मेरे इतने अच्छे न्यूज़ चैनल को ये लोग क्या विजिट नहीं करते हैं? लांसिचेन क्यूरियोसिटी से विंग की तरफ देख रहे थे और विंग वो पागलों की तरह लांसिचेन को समझाने की कोशिश कर रहा था, ओवर एक्सप्लेनेशन दे रहा था। और इधर जंगशा सोचने की कोशिश कर रहा था कि सारा सिनारियो कैसा रहा होगा, उसका बेवकूफ़ भाई किस कंक्लूजन पर पहुंच सकता है, उसका दिमाग किस हद तक जा सकता है। तभी जंगशा ने विंग के नेक पर वो मीटिंग मार्क नोटिस किया। उसने कहा, तुम दोनों ने मीटिंग कर ली? विंग ने कहा, ये तो उसने मुझे काटा था। जंगशा ने लांसिचेन की तरफ देखा, जिसने जंगशा की एज और उसका टेंडरनेस और सब कुछ ध्यान में रखते हुए जंगशा से कहा था कि जब जंगशा दिल से प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद लांसिचेन उसे मार्क करेंगे। और जंगशा ने एक पल के लिए मायूस होने के साथ साथ लांसिचेन के दिल के बड़प्पन को भी महसूस किया था। लेकिन उसका भाई वो ऑलरेडी मीटिंग कर चुका है, वेडिंग नाइट पर ही। एक्चुअली मीटिंग करने में मार्किंग करने में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फेरोमोन्स चेंज होते हैं, आप किसी के लीगली मार्क्ड ओमेगा बन जाते हो तो बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, तो दर्द होता है। जंगशा को ये पता था कि दर्द होता है और विंग यहाँ पर
अपने दोनों पैरों पर चलकर आया हुआ है, हंगवन जुन जैसे एनिग्मा से मार होके सही सलामत यहाँ पर खड़ा है, बिना बेहोश हुए, बिना फीवर में चले गए, बिना बीमार पड़े, बस दिमाग में कन्फ्यूजन लेकर। और अभी इस वक्त वो लान शिचिन को कंफ्यूज कर रहा है। तो जंगशा ने लान शिचिन के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, ये सही है। तो लान शिचिन ने कन्फ्यूजन से जंगशा की तरफ देखा। वैसे इन दोनों के बीच में अच्छी सी बॉन्डिंग हो चुकी थी। लान शिचिन भी एक बहुत बढ़िया बिजनेसमैन थे और जंगशा भी अपना फैमिली बिजनेस ही संभाल रहा था। तो दोनों के लिए मतलब एक दूसरे को समझ पाना, उनके एम्बिशंस और पसंद नापसंद काफ़ी हद तक एक जैसी ही थी। तो अभी ये कपल बस हमारे वांगशन के लिए ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि लान शिचिन को हंगवन जुन का नेचर तो पता ही था। वो रूल्स को फॉलो करने वाला पर्सन था, जिसने अपने ओमेगा को देखने जाने से पहले ही लान शिचिन को अच्छे से समझा दिया था कि ओमेगा को फर्स्ट नाइट पर, वेडिंग नाइट पर प्रेग्नेंट करना होता है। यही तो एक अल्फ़ा की, एक ट्रू अल्फ़ा की खासियत है। और लान शिचिन इस मतलब थोड़े से ना समझ, वैसे जंगशा तो इसे बेवकूफ़ कहेगा, बुद्धू कहेगा, लेकिन लान शिचिन ना समझ कह रहे थे। ना समझ विंग को देखकर लान शिचिन ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों के बीच में क्या कुछ सब कुछ ठीक है। इन दोनों ने बातें की, क्योंकि हंगवन जुन तो बातें नहीं करने वाला, वांगजी तो वांगजी है, वो तो बस हाँ हूँ मैं काम चला लेता है। और ये विंग जिसका मुंह बंद नहीं रहता और दिमाग तो उससे भी ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। तो पता नहीं इन दोनों ने क्या किया होगा। लान शिचिन और जंगशा विंग से पूछ रहे थे, तो तुम दोनों ने मार्किंग कर ली, मीटिंग कर ली और नोटिंग भी। विंग ने बची हुई बात भी बता दी। इधर जंगशा और लान शिचिन दोनों बिल्कुल एम्बैरेस हो चुके थे, चेहरे लाल हो चुके थे, एक दूसरे से नज़रें चुरा रहे थे। लान शिचिन ने कहा, अभी आपको एनर्जी की ज़रूरत है, आप ब्रेकफास्ट कीजिए शांति से। तो विंग भी बस अपने नूडल्स में चॉपस्टिक स्टिक करने लगा। जंगशा और लान शिचिन ने भी अपने होठों पर सील कर लिया, मतलब बातें करने के लिए, और वो भी अपना ब्रेकफास्ट शांति से खाने लगे। तभी विंग के बगल में कोई आकर बैठ गया और उस आदमी ने कुछ लेमन वाटर ऑर्डर किया और उसके लिए वो लाया भी गया। इधर विंग, जिसका पूरा मुंह नूडल से भरा हुआ था, वो कह रहा था, अगर उसे मुझे मारना ही है तो उसने मुझे नोट क्यों किया, वेस्ट ऑफ टाइम। इधर बाकी तीनों लोग बिल्कुल शांत हो गए और विंग की तरफ देखने लगे। विंग अभी भी मतलब उस माफिया को गालियाँ देते हुए कह रहा था कि उसने मुझे मार्क किया, मुझे बताया नहीं, उसने मुझे नोट किया, मुझे बताया नहीं, वेल खोला, बताया नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, बात भी नहीं की, माफिया ऐसे ही होते हैं वगैरह, मतलब जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू था वो रख रहा था। तभी उसे बगल से आवाज़ आई। विंग ने उस तरफ देखा, उसका अल्फा है। विंग ने बस चुपचाप वापस से अपने नूडल में चॉपस्टिक घुसाई। तभी जंगशा समझ गया इन दोनों के बीच में कुछ तो होने वाला है, तो उसने बस कहा, विंग तुम्हें तकलीफ़ नहीं हो रही? विंग ने कहा, कैसे तकलीफ़? लान शिचिन और जंगशा ने एक साथ वांगजी की तरफ देखा। जंगशा सोच रहा था, इसने इसे मार्क कर दिया है, हंगवन जुन ने विंग को मार्क कर दिया है और विंग को तकलीफ़ नहीं हो रही है। और लान शिचिन सोच रहे थे, इसके उस रूल का क्या हुआ कि वेडिंग नाइट पर ही अपने ओमेगा को प्रेग्नेंट कर देना है। इधर विंग को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, तो उसने जंगशा की तरफ देखा जो उसके अल्फ़ा की तरफ देख रहा था। तो विंग ने भी अपने अल्फ़ा की तरफ देखा। वांगजी ने इन तीनों की नज़रें अपने आप पर देखते हुए कहा, मैंने इसे पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया था। पेन किलर्स, पर उसके तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लान शिचिन सोचने लगे, क्या तुमने अपना रूल। लान शिचिन बस इतना कहने ही वाले थे, तभी वांगजी ने कहा, अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं। ये मतलब जंगशा और विंग समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये दोनों भाई कौन से वाली कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तभी जंगशा समझ गया, लान वांगजी ने
वीइंग को मार्क करने के बाद पेन किलर का इंजेक्शन दे दिया है, जिस वजह से वीइंग को तकलीफ़ नहीं हो रही है। पेन किलर से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये बात लान सचिन कर रहे हैं। और वेडिंग नाइट पे मे बी मार्क करना या नोटिंग करना, इन दोनों के बारे में लान सिचन वांगजी से पूछ रहे हैं। और वांगजी कह रहा है कि अभी तक 24 घंटे नहीं हुए हैं, क्या ये लांस का कोई रूल है? तभी उसे याद आया, लान सिचन उसे हंसते हुए कह रहे थे कि मैं किसी रूल को नहीं मानता, खासकर इस रूल को तो बिल्कुल नहीं कि वेडिंग नाइट पर ओमेगा को प्रेग्नेंट करना चाहिए। लेकिन हांगवनजुन मानता है। जंगशा अपने बेचारे भाई की तरफ देखने लगा कि उसके साथ पता नहीं कल रात को क्या हुआ था। इस बेवकूफ़ के समझ में तो कुछ आएगा नहीं। और हांगवनजुन ये इतना क्रूएल हो सकता है? वेल, जिस तरह से इसने पेन किलर इसको दिया है तो ये क्रूएल तो हो सकता है, जंगशा सोचने लगा। तभी वीइंग के चेहरे के भाव थोड़े से बदलने लगे और वो अपना पेट पकड़ने लगा और कहने लगा, जंगशा तकलीफ़ तो हो रही है। शिचिन वीइंग की तरफ देखते हुए बोलने लगा, 8-9 घंटे तो पूरे हो चुके होंगे, तो इंजेक्शन का असर ख़त्म हो रहा होगा। वांगजी ने कहा। तभी वीइंग का हाथ अपने मीटिंग मार्क पर भी गया। उसे वहाँ पर इचिंग हो रही थी, दर्द हो रहा था। तभी उसे उसे काफ़ी कामिंग फेरोमोन्स महसूस हुए और वीइंग अपने अल्फ़ा की तरफ देखने लगा। सच में वांगजी ने अपने कामिंग फेरोमोन्स रिलीज़ किए थे। हाँ, ये जंगशा के लिए अजीब थे, तो उसे तो काफ़ी अजीब सा घुटन जैसा महसूस होने लगा। लांसीचन ने जंगशा के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, आई थिंक हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जंगशा ने बस लांसीचन की तरफ देखकर नोट किया। इधर वीइंग, जिसे अपना मीटिंग मार्क इचिंग हो रहा था और उसे उसे थोड़ा सा रब करने का मन कर रहा था, उसका हाथ उस तरफ जा ही रहा था। तभी वांगजी ने वीइंग का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, इसे रब मत करो, ये अभी ताज़ा मीटिंग मार्क बना हुआ है तो तुम्हें तकलीफ़ होगी। वीइंग ने कहा, हाँ, तुम्हें तुम्हें कब से परवाह होने लगी? तुम तो कल रात को मुझ पर बस टूट पड़ रहे थे। वांगजी ने कहा, हाँ, क्योंकि हमारी वेडिंग नाइट थी। वीइंग ने कहा, पर वेडिंग नाइट पे बस वही होता है क्या? बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है। वांगजी ने कहा, पर तुम तो खौफ में थे, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना ज़रूरी था। वी ने कहा, हाँ हाँ, माफिया के साथ शादी हुई है, परेशानी तो होगी ही, डर डर तो लगेगा ही। वांगजी ने कहा, तो अब नहीं लग रहा है। वी ने कहा, तो तुमने फेरोमोन्स यूज़ किए हैं, नहीं लग रहा। एक्चुअली अल्फ़ा हो या डोमिनेंट ओमेगा हो, उनके फेरोमोन्स अपने पार्टनर के थॉट प्रोसेस तक को चेंज कर सकते हैं। तो यही वीइंग के साथ हो रहा था। कुछ पल पहले तो वो डरा हुआ था, कंफ्यूज था, लेकिन अभी वो ज़बरदस्ती काम हो रहा था, शांत हो रहा था, जबकि उसके अंदर की खलबली शांत नहीं हुई थी। ये काइंड ऑफ इल्यूजन की तरह था जिसमें वीइंग पूरी तरह से फंस चुका था। वो अपने अल्फ़ा के आगे नहीं जा सकता था। तभी वांगशी ने कहा, तो चलो हमारे रूम में चलते हैं। वीइंग चुपचाप उठ गया, जबकि उसका ब्रेकफास्ट फिनिश भी नहीं हुआ था, उसका पेट भी नहीं भरा था। तब भी वो उठ गया और चुपचाप वांगची के साथ चलने लगा। हाँ, उसे तकलीफ़ हो रही थी, उसे पेट में दर्द हो रहा था, उसका मीटिंग मार्क किचिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी वो चल रहा था। उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, फिर भी चल रहा था, क्योंकि उसके अल्फ़ा ने कहा था। तो ओमेगा को तो अल्फ़ा की बात माननी ही है, तो वो चुपचाप वांगची के पीछे पीछे चल रहा था। दोनों वापस से कमरे में आ गए। वांगची ने अपने अलग से फेरोमोन्स रिलीज़ किए, जिससे वीइंग को वांगची के इमोशंस पता चले कि वांगची वापस से वीइंग के साथ इंटीमेट होना चाहता है। कुछ पल के लिए तो वीइंग को ये सब बेयर करना मुश्किल लग रहा था, पर अचानक से कुछ चेंजेस हुए। वीइंग की आंखें बदल गई और उसने
एक शार्प नज़र से वांगची की तरफ देखा। वांगची तो विंग को देखता ही रह गया और उसे पता चला कि विंग कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है, ये तो बहुत ही डेंजरस, बहुत ही रेयर डोमिनेंट ओमेगा है जो एनिग्मा तक को कंट्रोल कर सकता है। विंग ने वांगची की तरफ देखा और अचानक से विंग का सारा डिस्ट्रेस उसके फेरोमोन से रिलीज होने लगा, जिससे वांगची को भी अब हद से ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी। जब कोई अल्फ़ा ओमेगा पर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है, तब ओमेगा अपने अल्फ़ा को ये जताने के लिए कि वो कितना रॉन्ग है, ऐसे फेरोमोन्स रिलीज़ करता है। और यही फेरोमोन्स अभी विंग रिलीज़ कर रहा था। वांगची को घुटन सी महसूस होने लगी, तो उसने विंग को तुरंत अपने सामने करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो? क्या क्या तुम्हें मैं तकलीफ दे रहा हूँ? विंग तब थोड़ा सा शांत हुआ। उसने कहा, तकलीफ नहीं दे रहे तो क्या कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? तुम 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 अपने फेरोमोन्स कैसे रिलीज कर सकते हो जबकि मुझे दर्द हो रहा है? वांगची ने कहा, पर हमारी नोटिंग कंप्लीट नहीं हुई। कल रात को मैंने तुम्हें पेन किलर दिया था, तो ये कंप्लीट नहीं हुई। विंग ने कहा, तो? वांगची ने कहा, पर हमें कंप्लीट करना होगा। विंग ने कहा, क्यों? वांगची ने कहा, क्योंकि ये रूल है। विंग ने कहा, कैसा रूल? वांगची ने कहा, फर्स्ट नाइट पर। विंग ने कहा, रूल बुक कहाँ है? वांगची ने अपने शेल्फ में सजाई हुई रूल बुक निकालकर विंग को दिखाई, जिसमें लान क्लान के रूल्स लिखे हुए थे। विंग ने एक अगले ही सेकंड उस रूल बुक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वांगची शौक होकर विंग को देखने लगा। विंग ने कहा, इस रूल्स के हिसाब से तुम हमारी मैरिड लाइफ को लीड करने वाले हो? वांगची ने कहा, क्या क्या मतलब? विंग ने कहा, लाइफ मैरिज सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, ट्रस्ट, प्यार और रिस्पेक्ट। और ये रूल्स बीच में कहाँ से आ गए? इधर वांगची जो एनिग्मा होने के क्या कह सकते हैं प्राइड में अपने ओमेगा पर डोमिनेंट होने के बारे में सपने देख रहा था, अचानक से खौफ में आ गया था। उसने अपने ओमेगा की ये डोमिनेंट साइड कभी भी देखी नहीं थी। उसने कहा, पर लाइफ लीड करने के लिए रूल्स चाहिए होते हैं। विंग ने जोर से उस किताब के कुछ फटे कटे पन्ने उस बेड पर पटकते हुए कहा, भाड़ में गए तुम्हारे रूल्स। यहाँ पर जो कुछ भी होगा मेरी मर्जी से होगा, वरना वरना मैं तुम्हें टच करने नहीं दूंगा। वांगची उसे प्रोटेस्ट करना चाहता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो ऐसे नहीं थे। विंग ने कहा, मतलब क्या क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे? वांगची ने कहा, आ, तुम तो न्यूज़ और सोशल मीडिया पे रहते हो। विंग एक पल के लिए सोच में पड़ गया। अभी तो लांसीचन ने कहा था कि ये लोग न्यूज़ नहीं देखते, लेकिन ये देखता है, उसका अल्फ़ा न्यूज़ देखता है, तो इसे पता भी होगा कि विंग उसके बारे में क्या बकवास करता है। विंग वापस से दहशत में, और अब वांगची का पलड़ा भारी हो गया था। तो उसने विंग से कहा, तो तुम मेरे बारे में काफ़ी कुछ बोलते हो, तुमने तो अपना ओपिनियन बना के रखा है। विंग ने कहा, नहीं, वो स्क्रिप्टेड होता है। वांगची ने कहा, अच्छा, और स्क्रिप्टिंग कौन करता है? मैं। विंग ने कहा। वांगची ने कहा, तो फिर ये सोच तुम्हारी ही हुई ना? अब विंग अपने डिफेंस में सोचने लगा। तभी वांगची ने कहा, पर तुम बातें बड़ी इंटरेस्टिंग करते हो। विंग ने वांगची की तरफ घूर कर देखा। वांगची ने कहा, इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारे पीछे पड़ा था। विंग कंफ्यूज हो गया। वांगची ने कहा, और मैंने तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल भी कई बार भेजा। विंग वापस से कंफ्यूज। वांगची ने कहा, पर तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे थे। कब? विंग सोचने लगा, एक एनिग्मा को वो कैसे रिजेक्ट कर सकता है? मतलब उसकी उसकी इतनी हैसियत है कि वो किसी को रिजेक्ट कर सकता है। पर हाँ, अगर ये कह रहा है तो किया भी होगा, क्या पता। विंग को खुद का ही भरोसा नहीं था। इसलिए मैंने भाई को लेकर मैडम ही को परस्यू किया था कि तुम्हारे लिए कोई डेडलाइन रखे। वांगची ने कहा। विंग अब सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए
सोच रहा था, तो ये मुझे शुरू से पसंद करता है, इसने मैडम यू को रिक्वेस्ट की थी कि मेरी शादी इससे हो, और मैं इसके ट्रैप में आ भी गया। और मैं ये सोच रहा था कि ये मुझे मार डालेगा, ये तो मेरे पीछे पागल है। मतलब जिस माफिया के साथ ट्रिक करके उसकी सडन मैरिज करवाई गई थी, वो तो उसका आशिक निकला। ये सब क्या हो रहा है? अब कहीं जाकर वी को थोड़ा बहुत तो समझ में आने लगा था। तो वांगची ने कहा, इसीलिए? वी ने कहा, तो तुम शुरू से मुझसे प्यार करते थे? वांगची ने कहा, काइंड ऑफ। वी ने कहा, तो कल रात हम दोनों स्ट्रेंजर्स नहीं थे, मतलब एटलीस्ट तुम्हारे लिए तो हम स्ट्रेंजर्स नहीं थे। वांगची ने कहा, मैं भी तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर नहीं हूँ, तुमने मुझ पर अच्छी खासी स्टडी कर रखी है। वी ने कहा, वो तो मैंने बस निगेटिव पॉइंट देख रखे थे। वांगची ने कहा, फिर भी तुम्हें कभी ये नहीं पता चला कि मेरे कितने सारे अफेयर्स है? वो तो है ही नहीं। विंग फटाक से बोल पड़ा। वांगची ने कहा, हाँ, क्योंकि है ही नहीं। विंग वांगची की इस बात पर इम्प्रेस हो गया। वांगची ने कहा, और मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। विंग ने कहा, वो तो मिटाया जा सकता है। वांगची ने कहा, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। विंग ने कहा, वांगची ने कहा, और विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, समझ गया, तुम एक अच्छे माफिया हो। वांगची ने कहा, और सरप्राइजिंगली मैं माफिया हूँ ही नहीं। विंग ने कहा, नहीं, तुम हो? वांगची ने कहा, क्यों, माफिया होता क्या है? विंग ने कहा, वही जो इलीगल काम करे। वांगची ने कहा, मुझे बिजनेस माफिया कहा जाता है, क्योंकि मैंने काफ़ी कम उम्र से बिजनेस में एंटर किया था और मैं काफ़ी सक्सेसफुल रहा, इसलिए मुझे बिजनेस माफिया कहा जाता है। मैं रियल माफिया नहीं हूँ। इसका मतलब मैं बकवास करता था, लोग तो मुझे बेवकूफ़ समझते होंगे। विंग सोचने लगा। वांगची ने कहा, कौन से लोग? विंग ने कहा, वही जो जो मुझे देखते हैं, उस न्यूज़ वाले। वांगची ने कहा, वो तो एडिटेड होती है। विंग ने कहा, क्या मतलब? वांगची ने कहा, तुम्हारा प्रोग्राम बस हाफ एन आवर का चलता है, एडिटेड। विंग ने कहा, पर मैं तो 6 आवर्स का प्रोग्राम करता हूँ। हाँ, विंग 6 आवर्स का प्रोग्राम ज़रूर करता था, लेकिन उसमें से वांगची के बारे में सारी बातें काट छाट करके सिर्फ अच्छी बातें और रिलेटेबल बातें रखी जाती थी, बाकी सारी बातें एडिट की जाती थी। तो विंग ने आज तक जितनी भी बकवास की थी वांगची के बारे में, वो सब कुछ एयर नहीं होती थी, और ये बात बेवकूफ़ विंग को पता भी नहीं थी। और अभी जाके उसे सब कुछ रियलाइज़ हुआ था कि उसकी मैरिज हाफ लव मैरिज है। वो जो काम करता है उस पर पहले से ही वांगची पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं, और उसे अब तकलीफ नहीं हो रही है। उसने अपने पेट को हाथ लगाया और वांगची की तरफ देखा। वांगची ने कहा, तुम पर मेरे फेरोमोन्स काम कर रहे हैं। विंग ने कहा, क्यों, कैसे? वांगची ने कहा, क्योंकि शायद तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। विंग ने कहा, व्हाट द हेल, ऐसा नहीं हो सकता। वांगची ने कहा, क्योंकि शायद तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर हो गया है। विंग ने कहा, सच में? वांगची ने कहा, हाँ, और शायद तुम मुझसे प्यार भी करने लगे हो। विंग वांगची की तरफ देखने लगा। हाँ, वैसे बंदा तो हैंडसम है और एनिग्मा है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगची बोला। विंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और वांगची की तरफ देखने लगा, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उसने कहा, क्या तुम मेरे मेरे मन की बातें सुन सकते हो? वांगची ने कहा, हाँ, समझ सकता हूँ, काइंड ऑफ, क्योंकि तुम भी डोमिनेंट हो और मैं भी डोमिनेंट ही हूँ, तो हमारे पास कुछ स्पेशल भी पावर्स है। विंग ने कहा, ओह, तो क्या मुझे सोचने की भी आज़ादी नहीं है? वांगची ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? विंग ने कहा, वैसे भी तुम तो सारे रूल्स अप्लाई कर रहे हो, यहाँ तक कि मुझे प्रेग्नेंट भी कर दिया।
वांगची ने कहा नहीं। विंग ने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि 24 घंटे में प्रेग्नेंट करना है। वांगची ने कहा नहीं, ऐसा रूल बुक में लिखा है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन होना चाहिए, सब कुछ रूल्स के हिसाब से होना चाहिए। विंग ने अब दांत पीसते हुए वांगची की तरफ देखकर कहा तुम अभी भी रूल्स में अटके हुए हो। तुम्हें कोई फिक्र नहीं है कि मेरी फीलिंग्स क्या क्या मायने रखती है। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कुछ मायने नहीं रखती ना। वांगची ने कहा आई आई थिंक तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ मिली है, तो तुम प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। तुम शांत हो जाओ, हम धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, सोच लेंगे, ओके। विंग अब बेड पर बैठ गया। मतलब वो एक इमोशनल टर्मोइल से जा रहा था। एक एक नई चीज़ें पता चल रही थी। कल से उसके लाइफ में क्या कुछ हो रहा था, सब कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अचानक से उसे उसकी शादी हो गई, सडन मैरिज विद माफिया। आज वो एक्सपेक्ट कर रहा है और ये माफिया उसे प्यार करने का दावा कर रहा है। ये सब कुछ समझ पाना ही कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा था। इधर वांगची वापस से विंग का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कह रहा था विंग, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो। रिलैक्स हो जाओ, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा, ओके। विंग की आंखें वापस से शार्प हो गई कि इसका मतलब ये सारी चीज़ें मैनेज करेगा, इसमें मैं नहीं हूँ। और ये उसके फेरोमोन्स के थ्रू वांगची को पता भी चल गया। उसने तुरंत अपनी बात को सही करते हुए कहा हम दोनों मिलकर सब कुछ मैनेज कर लेंगे। और विंग के फेरोमोन्स तुरंत नॉर्मल भी हो गए। और तब से वांगची ने एक सबक सीख लिया कि हर चीज़ में विंग और उसकी राय इंक्लूड करनी है। इधर जब तक विंग ये सारी बातें सोच कर नॉर्मल हो रहा था, तब तक उसे समझ आया कि वांगची ने ऑलरेडी उसके कपड़े उतारना शुरू कर दिया है। विंग ने एक काफ़ी तेज़ धार वाली नज़र से वांगची को देखा, तो वांगची ने वापस से उसके मेटिंग मार्क पर लिख करते हुए कहा कुछ रूल्स अच्छे ही होते हैं। जैसे कि विंग ने दांत पीसते हुए कहा। वैसे वो अभी वांगची के साथ लड़ाई के फुल मूड में था। वांगची ने कहा एवरीडे मीन्स एवरीडे। विंग ने कहा अब ये क्या है। वांगची ने कहा क्लान में एक रूल है कि डेली नोटिंग होनी ही चाहिए। ये बात सुनकर तो विंग को ऐसे लगा जैसे किसी ने शीशा घोलकर उसके कानों में बस डाल दिया हो। विंग ने कहा क्या क्या मतलब है इसका। वांगची ने कहा हाँ, एवरीडे मीन्स एवरीडे। विंग ने झुंझलाकर वांगची को खुद से दूर हटाते हुए कहा तुम्हारे तुम्हारे रूल्स की तो ऐसी की तैसी। कहाँ गई वो बुक। अभी अभी मुझे चेक करना है, मैं हर रूल को चेंज करके रहूँगा। इधर वांगची भी सोच में पड़ गया, विंग हर बात का अपोज क्यों करता है। क्या क्या इसे वो रूल्स बताना वगैरह ये सही तरीका नहीं है बताने का। कैसे कोएक्स करना करते रहना पड़ेगा, शायद यही सही तरीका है। ये सोचते ही वांगची की टोन चेंज हो गई। उसने कहा ओमेगा। विंग मतलब कंफ्यूज होकर वांगची की तरफ देखने लगा। वांगची ने कहा ओमेगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। हम रूल्स को अपनी तरीके से मोड़ लेंगे, ठीक है। विंग ने कहा हाँ, और ये बात हमेशा याद रखना। वांगची ने कहा ठीक है, हमेशा याद रखूँगा। तो क्या हम एवरीडे मीन्स एवरीडे रूल को अपने तरीके से मोड़े। विंग ने कहा कैसे तरीके से। वांगची ने कहा यही कि हम किस कर सकते हैं। वैसे भी कल रात को तुम स्पेस्ड आउट थे, तो वो गिना नहीं जाएगा। विंग ने कहा ऐसे कैसे गिना नहीं जाएगा, तुमने मेरी फर्स्ट किस चुराई है, तो वो तो काउंट होगी। वांगची ने कहा ओ, लेकिन आज का दिन तो नया है। विंग ने कहा हाँ, नया तो है। वांगची ने कहा तो आज का किस। विंग ने कहा हाँ ठीक है। विंग ने कहा ठीक है, आज का किस होगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे रूल बुक को नहीं मानूंगा। वांगची ने कहा हाँ ठीक है ओमेगा, तुम रूल बुक को मत मानना। वैसे वांगची तो रूल बुक को विंग से मनवा कर ही रहेगा, और हाँ, विंग भी हर रूल को तोड़ता ही रहेगा।
और उनकी इसी नोक-झोंक, क्यूट सी केमिस्ट्री और बहुत सारी लड़ाइयाँ बहस के साथ उनकी लव स्टोरी भी आगे बढ़ती ही रहेगी। तो चलिए इसे मैं अभी रैप अप कर देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।